नमस्कार प्रिय साथियों, मैं आप सभी के लिए पॉक्सो एक्ट लेके आई हूँ। ये आरजीएस में आने वाला एक नया सब्जेक्ट है। आप सभी को पता तो होगा ही कि आरजीएस में एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है जिसको हम पॉक्सो एक्ट या प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इस एक्ट की करीबन 9 कक्षाएं होंगी जो कि आपको 9 पार्ट में मिलेंगी, 1 से लेकर 9 तक। प्रतिदिन हम एक कक्षा यानी एक चैप्टर को खत्म करेंगे। इसमें टोटल जो सेक्शन है वो 46 सेक्शंस हैं एंड जो कि 9 भागों में यानी 9 अध्यायों में बटे हुए हैं। और इसमें से कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो विशेष तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो मैंने ये क्लासेस उसी तरीके से शेड्यूल की हैं, उसी तरीके से रिकॉर्ड करके आपको दूंगी जिससे कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और आप इन्हें 1 से 2 बार सुनने के बाद में आपका एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाए। तो फिलहाल हम बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। इसमें हम आप समझेंगे पॉक्सो एक्ट क्या है, इसके संशोधन क्या है। 2012 में इसमें नए संशोधन हुए हैं। 2012 के ही अकॉर्डिंग हम एक्ट को पढ़ेंगे और सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2 को बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी किए हुए सबसे पहले तो आप ईयरफोन लेके बैठ जाइए, या आप नोट्स बनाना चाहते हैं या कहीं लिखना भी चाहते हैं तो अपने जल्दी से पेन और पेपर लेके रख लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और किसी शांत जगह पर इस क्लास को देखिएगा, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और आरजीएस का जो पेपर है वो अनाउंस हो ही चुका है। तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना है और ये शायद वीडियो 25 से 30 मिनट की हो जाएगी। तो अगर आपको कोई भी परेशानी है क्लास को लेकर या समय को लेकर तो एटलीस्ट आपको 2 पार्ट्स में ये वीडियो देखनी चाहिए। एक पार्ट में वीडियो को पॉज कीजिएगा, जब आप थक जाएं तो दोबारा से शुरू कर लीजिएगा। बट आपको बहरहाल ये जो क्लास है वो आपको देखनी कंप्लीट है। 1 से 2 बार सुन लीजिएगा तो क्लास आपको याद हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पॉक्सो एक्ट यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने से संबंधित अधिनियम है, यानी बच्चे यानी चिल्ड्रंस। तो इसका एक्ट का नाम तो आपको बताई है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। संभवतः मानसिक आयु के आधार पर इस अधिनियम का वयस्क पीड़ितों तक विस्तार करने के लिए उनकी मानसिक क्षमता के निर्धारण की आवश्यकता होगी। इसके लिए सांविधिक प्रावधानों और नियमों की भी आवश्यकता होगी जिन्हें विधायिका अकेले ही लागू करने में सक्षम है। पॉक्सो एक्ट 2012 को बच्चों के हित और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न तथा पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। यानी स्पेशली ये बच्चों से रिलेटेड है। बच्चों के से संबंधित जितने भी यौन अपराध या यौन उत्पीड़न या पोर्नोग्राफी जो भी बच्चों से रिलेटेड होती है या हो रही है या होगी, उसके लिए ये एक्ट बनाया गया। इस अधिनियम में यानी यह अधिनियम बच्चों को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। यानी कि बच्चे 18 अंडर 18 ईयर जो भी पर्सन होगा व्यक्ति के रूप में, व्यक्ति में स्त्री और पुरुष दोनों ही आते हैं। आपने आईपीसी की डेफिनेशन क्लॉज में व्यक्ति की डेफिनेशन देखी ही होगी जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही आते हैं। तो बच्चों की डेफिनेशन में 18 वर्ष से कम आयु के जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, वो शामिल रहेंगे। बच्चों के शारीरिक, भावात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिए यह चरण को ज्यादा महत्व देते हुए बच्चों के श्रेष्ठ हित और कल्याण का सम्मान करता है। इस अधिनियम में लैंगिक भेदभाव यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन शामिल नहीं है। अब इसके संशोधनों को देख लेते हैं। संशोधनों में पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 4, 5, 6, 9, 14, 15, 42 में संशोधन बाल यौन अपराधों के पहलुओं से उचित तरीके से निपटने के लिए किया गया है। यह संशोधन देश में बाल यौन अपराध की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिए कठोर उपाय बनाने की जरूरत के कारण
के लिए किया जा रहा है। यानी कि देश में बच्चों से रिलेटेड यौन अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए और उनको उनके कठोर उपायों की को जरूरत पड़ने के लिए हम इनको बना रहे हैं, यानी कठोर बना रहे हैं इन्हें। बाल यौन अपराध यानी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की प्रकृति को रोकने इस अधिनियम की धारा 4, 5 और 6 का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया। यानी कि 2012 में जो संशोधन हुए उसमें बच्चों से रिलेटेड सेक्सुअल अब्यूज उसको रोकने के लिए सेक्शन 4, 5 एंड 6, इसको हम पढ़ेंगे जब आपको पता चलेगा कि सेक्शन 4, 5 और 6 क्या है, ताकि बच्चों के साथ होने वाले आक्रामक यौन अपराधों के मामले में मृत्यु दंड सहित कठोर दंड का विकल्प प्रदान किया जा सके। इसमें आगे संशोधन क्या है वो भी देख लेते हैं। प्राकृतिक संकटों और आपदाओं के समय बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण और आक्रामक यौन अपराध के उद्देश्य से बच्चों की जल्दी यौन परिपक्वता यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए बच्चों को किसी भी तरीके के हार्मोन या कोई रासायनिक पदार्थ खिलाने के मामले में इस अधिनियम की धारा 9 में संशोधन करने का भी प्रस्ताव किया गया है। बाल पोर्नोग्राफी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 14 और 15 में भी संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। बच्चों की पोर्नोग्राफिक मटेरियल्स को नष्ट न करने, डिलीट न करने, रिपोर्ट न करने पर जुर्म लगाने का प्रस्ताव किया गया है और ऐसे व्यक्ति इस प्रकार की सामग्री का प्रचार किसी अन्य तरीके से प्रबंधन करने के मामले में जेल या जुर्माना या दोनों सजाएं देने का भी प्रस्ताव किया गया है। यानी कि किसी भी तरीके से बच्चों की पोर्नोग्राफिक मटेरियल यदि किसी के पास है और उसे वो नष्ट नहीं करता है, डिलीट नहीं करता है या किसी भी तरीके से उस बच्चे की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है जिसके साथ में इस तरीके का अपराध हुआ है, तो उसको जुर्माने के तौर पर जेल या जुर्माना या दोनों की सजाएं देने का प्रस्ताव किया गया। न्यायालय द्वारा यथा निर्धारित आदेश के अनुसार ऐसी सामग्री को न्यायालय में सबूत के तौर पर उपयोग करने के लिए रिपोर्टिंग की जा सकेगी। यानी कि न्यायालय के सामने भी इस तरीके की सामग्री को एज अ एविडेंस के तौर पर यूज में लाया जा सकता है। व्यापारिक उद्देश्य से बच्चों से संबंधित पोर्नोग्राफिक सामग्री का भंडारण किसी भी रूप में करने पर दंड के प्रावधानों को अधिक कठोर बनाया गया है। अब इन सबसे निष्कर्ष क्या निकलता है वो देख लेते हैं। पॉक्सो अधिनियम 2012 में प्रस्तावित संशोधन बाल यौन अपराध की बढ़ोतरी यानी बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने में सहायता कर सके। हालांकि यौन अपराधों के लिए कठोर से कठोर दंड के प्रावधान मौजूद होने के बाद भी तेजी से बढ़ते इन अपराधों पर लगाम लगाने के में असफल ही रहे हैं। बच्चों की पोर्नोग्राफिक सामग्री को नष्ट न करने, भंडारण करने, अपने पास रखने जैसे अपराधों के लिए दंड का प्रावधान निश्चित ही कारगर साबित हो सकता है। इस संशोधन का उद्देश्य यौन अपराध के विभिन्न पहलुओं और दंड के संबंध में स्पष्टता स्थापित करना है। देखिए, ये तो हमने समझ लिया फिलहाल के बारे में कि ये एक्ट में संशोधन क्या है। अब हम बात कर लेते हैं इस एक्ट की डायरेक्ट। ये एक्ट लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण एक्ट है। 19 जून 2012 को ये पारित हो गया। यानी कि जो संशोधन होके जो एक्ट आया वो 2012 में संशोधित हो गया। अब आपको कई केसेस ऐसे याद होंगे जहां पर बच्चों से रिलेटेड अपराध हुए और बच्चों से रिलेटेड अपराधों में बहुत सी जगह पर लूपहोल्स भी हुए, जैसे एफआईआर न लिखना या मेडिकल ट्रीटमेंट न कराना या फास्ट ट्रैक कोर्ट न बिठाना। इस तरीके की समस्याएं भारत में सामान्य तौर पर होती थी। लेकिन इस एक्ट को कठोर बनाने का कारण यही था कि बच्चों को जल्दी से न्याय मिले और बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों में जल्दी ही रिपोर्ट करके और न्यायालय के सामने अभियुक्त को पेश किया जाए। हालांकि इस कहानी का जो इस एक्ट को बनाने का जो पीछे कारण था वो बहुत पुराना है। यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा मानव अधिकारों का संरक्षण संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया जाता है। भारत के भी कई लोग रिप्रेजेंट करते हैं मानव को संरक्षण प्रदान करने के लिए और ये सब चीजों के लिए। और आर्टिकल 15 का खंड 3
भी इन्हीं बातों के बारे में बात करता है। तो संविधान से चीजें शुरू होती हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से शुरू होती हैं, कई सारी चीजें बच्चों से रिलेटेड और महिलाओं से रिलेटेड वहां से भी बातें आती हैं। तो इस एक्ट की जो प्रस्तावना है, या मैं ये कहूँ इसका जो शुरू का जो पार्ट है, आप इसे पॉज कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा ये क्या है क्या नहीं है। इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी इतना समय नहीं है। फिलहाल ये बात कीजिए, हम चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे। जो हमारा आरजीएस में आने वाला जो टॉपिक है, या कह लीजिए आरजीएस में जो बातें पूछी जा सकती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो पहला सेक्शन है वो यही कहता है कि इसका नाम क्या है, इसका विस्तार कहाँ तक है और ये प्रारंभ कब हुआ था। तो इस अधिनियम का जो नाम है वो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 है। इंग्लिश में बता ही चुकी हूँ। अब ये कहा गया है इसमें कि जम्मू एंड कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर, तो ये लाइन आप सिवाय को हटा लीजिए, इसका विस्तार जम्मू एंड कश्मीर राज्य पर भी लागू रहेगा, ये लगा लीजिए। अब जैसे कि आपको पता है 2019 के बाद जितने भी जो संशोधन हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को हमारे यूटीज में ऐड किया गया है, तब से ये अब जितने भी एक्ट वहां एप्लीकेबल नहीं थे वहां भी एप्लीकेबल होंगे। और ये उस तारीख को प्रवर्तन में आएगा जिस तारीख को केंद्र सरकार राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेगी। इसका जो दूसरा सेक्शन है वो परिभाषाओं से संबंधित है, और परिभाषाओं में भी ABCD करके कई सारी परिभाषाएं हैं। अब इसमें कहा गया है कि जब तक अन्यथा से अपेक्षित न हो, इन परिभाषाओं का मतलब यही समझा जाएगा। और ये भी लिखा गया है, नीचे हम देखेंगे इसमें पढ़ते ही साथ में, कि अगर यहाँ पे कुछ परिभाषाएं मिसिंग है तो अब IPC, CRPC, JJ एक्ट पढ़ लीजिएगा, उसमें जो परिभाषाएं दे रखी हैं वो उनसे यही सेम मतलब है। तो यहाँ पे पहला ही जो सेक्शन, वो पहली जो परिभाषा है वो दे रखी है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। ये जो सेक्शन है ये धारा 5 में बहुत डिटेल से दे रखा है। जब हम सेक्शन 5 पढ़ेंगे तब इस परिभाषा को, जो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला है, उसे डिटेल में देखेंगे। गुरुतर लैंगिक हमला का वही अर्थ होगा जो धारा 9 में है। तो धारा 9 पढ़ेंगे तब हम देख लेंगे कि गुरुतर लैंगिक हमला क्या है। जो तीसरी डेफिनेशन है वो सशस्त्र बल, सुरक्षा बल से संबंधित है, और जो अनुसूची में यथा निर्दिष्ट सुरक्षा बल या पुलिस बल है उससे रिलेटेड है। तो इसमें एक अनुसूची भी है, उसमें देख लेंगे कि सशस्त्र बल और सुरक्षा बल से क्या संबंध है। इसमें मैंने आपको बता ही दिया, बालक की डेफिनेशन में वह व्यक्ति अभिप्रेत है, यानी वह व्यक्ति आएगा जिसकी उम्र 18 वर्ष नहीं है, यानी 18 वर्ष से कम आयु का है, भले ही वो एक दिन कम हो, वही बालक या वही व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है, बालक की डेफिनेशन में आ जाएगा। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो घरेलू संबंध से है। घरेलू संबंध में वही अर्थ बताया गया है जो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 2 के खंड 6 में है। तो घरेलू संबंध की जो डेफिनेशन है हमारे ये भी सिलेबस में है, डोमेस्टिक वायलेंस ऑफ द जो विमेन्स है, डोमेस्टिक वायलेंस जिसे हम कहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, उस एक्ट में जो धारा है सेक्शन 2 की, उसमें धारा में 6 में संबंध घरेलू हिंसा की जो परिभाषा दे रखी है उसको समझ लेंगे। हालांकि मैंने इसके ऊपर बहुत बड़ी वीडियो और बहुत क्लासेस ले रखी हैं डीवी एक्ट से रिलेटेड, आप स्क्रॉल करेंगे तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, अन्यथा मैं आई बटन में आपको यहाँ पे क्लास को प्रोवाइड करा दूंगी। प्रवेशन लैंगिक हमले से वही अर्थ होगा जो धारा 3 में है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है विहित, विहित कोई बहुत बड़ी डेफिनेशन है नहीं है, इसमें कहा गया है कि नियमों और इस अधिनियम के अधीन जो बनाए गए नियम है वही अभिप्रेत है, यानी वही है। दूसरी नेक्स्ट डेफिनेशन धार्मिक संस्थान, इससे कोई ज्यादा खास डेफिनेशन नहीं है, इसके ऊपर इतना दिमाग नहीं लगाइएगा। लैंगिक हमला धारा 7 में दे रखा है, वही अर्थ है। लैंगिक उत्पीड़न धारा 11 में है। साझी गृहस्थी से क्या मतलब है? साझी गृहस्थी से मतलब होता है अपराध से आरोपित व्यक्ति, जहां अपराध से आरोपित व्यक्ति है बालक के साथ घरेलू नातेदारी में रहता है या किसी समय रह चुका है, वही साझी गृहस्थी के संबंध में बताया गया है। विशेष न्यायालय से धारा 28 के अधीन बताया गया है, यानी कि विशेष न्यायालय क्या है वो सेक्शन नंबर 28 में है, और विशेष लोक अभियोजक वो जो बताया गया है वो धारा 32 में बताया गया है। तो यानी कि जितनी भी डेफिनेशन इस डेफिनेशन के क्लॉज में दे रखी है, धारा 3, 5, 6, 9, 7, 11, 28 और 32, तो ये तो समझ लीजिए कि इन्हें तो हमें बहुत विशेष तौर पर अच्छे से समझना ही समझना है।
साथ ही और भी जो डेफिनेशंस हैं जिन्हें मैं अगली क्लासेस में आपको बताऊंगी, उन डेफिनेशंस को भी बहुत अच्छे से समझना है। अब इसका जो उपधारा 2 है, यानी उपधारा 2 क्या कहती है, देख लीजिए एक बार। कई बच्चे ये कहते हैं कि मैम ये कहाँ लिखा था, कि आपने तो बताया था कि ये कहाँ लिखा था, कि अन्य परिभाषाएं कहाँ हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, उन शब्दों और पदों के, यानी कि जब हम आगे यहाँ पढ़ेंगे क्लास के अंदर, जो ये शब्द और पद यदि यूज किए गए हैं इस एक्ट में, जो इस एक्ट में दे तो रखे हैं लेकिन परिभाषित नहीं है, यानी कि उनकी डेफिनेशन यहाँ पे कहीं नहीं बताई गई है, उन डेफिनेशंस में, उन डेफिनेशंस के अर्थ को कहाँ समझेंगे, कहाँ से समझेंगे, वो है भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 और आईटी एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उक्त संहिताओं या अधिनियमों में है। उक्त संहिताओं यानी उक्त संहिताओं का मतलब ये जो धाराएं यहाँ हमने ये एक्ट जो पढ़े हैं उनमें दे रखी हैं। तो अभी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को समझाने की। शायद आप पहली क्लास में हैं तो यह चीजें समझ नहीं आए, तो आप मेरी 1-2 क्लासेस पहले देख लीजिएगा, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रही हूँ। फिलहाल ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगर किसी भी तरीके की क्लास में कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो भी पूछ लीजिएगा कमेंट करके कि मैम हमें ये बात समझ में नहीं आई, अगली क्लास में मैं इसे कवर करने की पूरी कोशिश करूंगी। फिलहाल मेरी कोशिश यही रहेगी कि 9 चैप्टर्स हैं, 9 चैप्टर्स को आपको आने वाले 9 दिन में करा दूं, और आपका आरजीएस का जब एग्जाम आए तो एटलीस्ट आपको पॉक्सो एक्ट कंप्लीट हो जाए। साथ ही साथ में जेजे एक्ट, डीवी एक्ट और जो इररिप्रेजेंटेड ऑफ विमेंस है वो वाला एक्ट, एंड आने वाले जितने भी एक्ट हैं छोटे छोटे वो कंप्लीट करा दूं। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपने 5 दोस्तों के साथ में एटलीस्ट शेयर कीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और उसका एक रिवॉर्ड मुझे मिल सके। तो आपके थ्रू मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए, और क्लास अगर फिर भी लंबी लग रही हो तो भी मुझे बताइएगा, हालांकि इतनी लंबी नहीं है, आधा घंटे से भी कम की क्लास रहेगी। पॉज कीजिएगा वीडियो को, फिर सुनिएगा, फिर पॉज कीजिएगा, फिर सुनिएगा। हालांकि इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला था नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो याद करने वाली थी। अब याद करने वाली मैंने आपको बता दिया, इसमें जो डेफिनेशन क्लॉज दे रखे हैं ये कहाँ से हैं, आपको आज का होमवर्क यही है कि ये डेफिनेशंस ये कहाँ दे रखी हैं इस एक्ट में, आपको सर्च करनी है और पढ़नी है। अगली क्लास में मैं जब समझाऊं तब आपको ये समझ में आ जाए कि ये जो एक्ट है, ये एक्ट की जो धाराएं हैं, वो जो मैम कह रही हैं वही हमने उसी का अर्थ वही समझा है या कुछ अलग समझ लिया है। अगर अलग समझ लिया है तो करेक्ट कर लीजिएगा जब मैं क्लास में समझाऊंगी, और वही समझा है तो और अच्छी बात है, उसका एक रिवीजन हो जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।